हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम आज फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन बस्ती, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो पूरी 1400 प्लस प्राचीन बस्तियों में सबसे बड़ी प्राचीन बस्ती और सबसे डेवलप जो बस्ती थी वो मोहनजोदड़ो थी। मोहनजोदड़ो भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद यानी 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान के हिस्से बनते हैं। तो कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो पर लगभग पूरा पाकिस्तान बसा हुआ है, जिसको हम नकलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या है और क्या क्या एविडेंस और साक्ष्य यहां से मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मोहनजोदड़ो है कहाँ पे। इसकी खोज किसने कब हुआ था? खोज तो इसकी खोज हमने बताया था 1922 में हुआ था। खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? तो खोज किया था रखाल दास बनर्जी ने। किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने। किस नदी पर किया था? तो नदी का नाम भी याद रखिएगा। तो वो नदी था सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। अच्छा, सिंधु नदी के साथ साथ हम इसके लोकेशन के बारे में जान ले तो ये है कहाँ पे? तो ये भी है महाशय पाकिस्तान। ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, इस सिंध प्रांत का लरकाना जिला, लरकाना जिला। ठीक है, ये इसका लोकेशन है। मेन आपको लरकाना याद रखना है। ठीक है, तो ये था। और ये क्या था? ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी। ये क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? तो वो थी कौन सा? मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पे आता है राखीगढ़ी। क्योंकि मोहनजोदड़ो चला गया है पाकिस्तान में, तो वर्तमान भारत की सबसे बड़ी प्राचीन बस्ती कौन सी है? तो वो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे वर्तमान में है? तो हरियाणा का जो एरिया है, हरियाणा का जो क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसको याद करने की बात है तो हमने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो मुख्य नगर है, दो मुख्य शहर है। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि हड़प्पा की अगर हम बात करेंगे और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो हड़प्पा में जितने छोटे शब्द, जितने छोटी नदी, जितने छोटे नाम होंगे उसको हम हड़प्पा में डाल देंगे। जितने बड़े नदी, बड़े नाम और बड़े सेंटेंस होंगे उनको हम मोहनजोदड़ो में डाल देंगे। जैसे मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा छोटा बस्ती था तो कम एज में ही उसकी खोज कर दी गई 1921 में। ये बड़ा शब्द है, इसलिए इसके लिए बड़ा शब्द का जरूरत पड़ा 1922। इसमें समय ज्यादा लग गया, इसलिए ये 1922 में इसकी खोज की गई थी। हाँ, हड़प्पा का खोज जो है कि दयाराम साहनी ने किया था। तो दयाराम साहनी 4 शब्द, छोटे शब्द है। तो रखाल दास बनर्जी जो है बड़े शब्द है, इसमें 5 शब्द है, तो ये बड़ा शब्द है, तो बड़ी सभ्यता की खोज कर लिया। ठीक है, तो रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जबकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, रावी नदी जो था वो छोटी नदी था। रावी नदी किसके तट पर बसा हुआ है? तो वो हड़प्पा के तट पर बसा हुआ है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। वही सिंधु नदी जो है वो बड़ी नदी है और बड़ी नदी पर बसा हुआ था बड़ी सभ्यता। ठीक है, अच्छा, स्थान जो है क्या है? तो ये सिंध का। अब देखिए, वो जो था वो पंजाब का साहिवाल था और ये सिंध का
लड़काना है। तो सिंध और पंजाब, तो सिंध क्या है, बड़ा है, पंजाब क्या है, छोटा है। तो ऐसे में इस शब्द से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और चूंकि हड़प्पा छोटी बस्ती था और ये बड़ी बस्ती था, तो 1400 प्राचीन बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, तो वो थी मोहनजोदड़ो। भारत में 1400 प्राचीन बस्तियों में खोजी गई पहली बस्ती कौन सी थी, तो वो थी हड़प्पा 1921 में। किसके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, तो वो व्यक्ति था सर जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो उसी सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। ठीक है, तो ये था एक थोड़ी चीजें। अब हम आगे बात करेंगे इसके एविडेंस। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या एविडेंस और क्या क्या साक्ष्य पाए गए थे। जल्दी करिए। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, हमने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ज़्यादातर चीज़ें बड़े ही हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हमको देखा, बृहद बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार। ठीक है, तो बृहद स्नानागार के साक्ष्य हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो हड़प्पा से। उसके बाद बृहद अन्नागार, बीस स्तंभों पर बना सभागार, कांसे की नर्तकी मूर्ति, कांसे की नर्तकी मूर्ति। योग मुद्रा में पुजारी की मूर्ति। पशुपति शिव की मुहर। पुजारी की मूर्ति। नोट करिए पहले फटाक से इसको।
एक घर में कुओं, के साक्ष्य राजधानी नगर, राजधानी नगर नोट कर लीजिए पहले इसको। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक एक करके समझाते हैं क्या है। हो गया। चलिए अब बात करते हैं बृहद स्नानागार का। हमने बताया कि हड़प्पा में जो है स्नानागार और अन्नागार दोनों देखने को मिलती है, पर हमने बोला कि जो छोटे हैं वहाँ पे छोटे ही चीज़ें मिलेंगी, जो बड़े हैं वहाँ पे बड़े चीज़ें मिलेंगी। तो छोटे स्नानागार और छोटे अन्नागार के साक्ष्य हमको हड़प्पा से मिलते हैं, बृहद अन्नागार और बृहद स्नानागार के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमको मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये दोनों कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से। हमने बताया कि ये क्या है, ये अन्न यानी मील यानी कि गोदाम का काम करता था। ठीक है, अन्नागार और स्नानागार क्या है, तो स्नानागार स्नान करने का या उस समय के जो लोग थे वो अपने पानी वगैरह पीने की सुविधा के लिए इसको निर्माण करते हैं, जिसको हम आज के डेट में स्विमिंग पूल जिस तरह से हम बोलते हैं, तो वो आप उसको ले लीजिए, या तो आप उसको स्विमिंग पूल बोलिए मनोरंजन के तौर पे, या उसको धार्मिक तौर पे अगर आप कहेंगे तो धार्मिक के तौर पे आप उसको कुंड कह सकते हैं, जो मंदिरों के अक्सर किनारे या वो कुंड या वो तालाब। ठीक है, तो उस समय के लोगों की प्राचीन काल में यह अवस्था थी कि मंदिर में पूजा करने से पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, तो वो पहले इस कुंड में इस स्नानागार में स्नान करेगा, उसके बाद तो या मंदिर में जाकर, या उस समय तो खैर मंदिर नहीं थे बट वो भगवान की पूजा कर सकता है। ठीक है, तो वो अपने पीने के लिए पानी, जानवरों को पिलाने के लिए पानी, ठीक है, स्नान करने के लिए पानी, कपड़े धुलने के लिए और खासकर जो है छोटे मोटे कृषि कार्य के तौर पर वो स्नानागार का निर्माण करते थे। ये घर के अंदर भी होते थे, घर के बाहर भी होते थे और घर से थोड़ा दूर दराज में भी होते थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में एक हमको सभागार, एक भवन मिला है, और वो भवन जो है 20 स्तंभों पर, ठीक है, यानी 20 स्तंभ यानी 20 खंबे हैं, उस 20 खंभों के ऊपर उस सभागार को बनाया गया है। देखकर ऐसा लगता है कि कोई सेमिनार हॉल हो। ठीक है, तो इसके साक्ष्य हमको कहां से देखने को मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमको कांसे की नर्तकी के साक्ष्य मिलते हैं। अब कांसे की नर्तकी की साक्ष्य का मतलब समझ रहे हैं, तो कांसा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बहुमूल्य धातु हुआ करता था। यानी कांसे की अगर किसी को मूर्ति बेचा जाए और एक तरफ सोने की मूर्ति बेचा जाए, तो दोनों के मूल्य को बराबर भी कर दिया जाए, या कांसे की मूर्ति को महंगा, अरे हाँ, कांसे की मूर्ति को महंगा और सोने की मूर्ति को सस्ता कर दिया जाए, तो ऐसे में भी सैंधववासी किसको खरीदते थे, कांसे की मूर्ति खरीदते थे। कांसे की मूर्ति बड़ी टिकाऊ और मजबूत होती थी, क्योंकि इसमें दो धातु तांबा और टीन, तांबा और टीन को पिघलाकर मिक्स करके जो है जो नया धातु बनाया जाता था, उसी का नाम था कांसा यानी कि ब्रोंज। ठीक है, इसलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कांसे का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता के द्वारा किया गया था, तो सैंधव सभ्यता के द्वारा। उसी तरह तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता के द्वारा प्रयोग किया गया था, तो वो नवपाषाण कालीन सभ्यता के द्वारा किया गया था। इसलिए नवपाषाण काल में ही हमारा ताम्र पाषाण काल आ जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे का यूज किए, इसलिए इनको हम कांस्य युगीन सभ्यता का
काल कहते हैं। लोहे का प्रयोग वैदिक सभ्यता के लोगों ने किया था, इसलिए उसको हम वैदिक लौह युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कांसा दो धातु तांबा और टीन को मिक्स करके पिघलाकर बनाया जाता था, पिघलाने की भट्टी भी मिली है। ठीक है, तो ये क्या बनाते थे, कांसा। और कांसा की नर्तकी मूर्ति, कांसा की जो नर्तकी मूर्ति है वो कैसे है, वो नृत्य करते हुए, नृत्य मुद्रा में, इसको कुछ लोग नटराज की मूर्ति का भी नाम दिए। इसको किसका मूर्ति, नटराज की मूर्ति। अगर आपसे पूछ ही ले कि नटराज की मूर्ति के साक्ष्य कहां से मिले, तो आप बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसको हम नटराज की मूर्ति, नटराज मूर्ति, नटराज भगवान शिव का ही एक नाम है। तो नटराज की मूर्ति कहां पे हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस रूप में, कांसे की नर्तकी मूर्ति, यानी कि एक कांसा मतलब एक स्त्री है, नर्तकी है, और जिसको कांसे की बनाई गई है, और वो नृत्य मुद्रा में कुछ इस तरह से, उनके हाथ में यहाँ तक पूरी जो है क्या थी, चूड़ियाँ पहनी हुई थी। हाँ, बालों में बाल की जो वो जटाएं थी, जो जूड़ा थी, उसको बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। ठीक है, हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके पूरी चूड़ियाँ पहनी हुई है। तो इस तरह के डेकोरेशन हमको उस समय के मूर्तियों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद योग मुद्रा में पुजारी की मूर्ति। ठीक है, तो पुजारी की मूर्ति या योगी की मूर्ति या पुजारी की मूर्ति के साक्ष्य हमको कहां से देखने को मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से, जो थोड़े खंडित अवस्था में है। ठीक है, खंडित अवस्था में है, ऐसा लग रहा है कि वो साल ओढ़ा हुआ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। कुछ लोग उसको योगी की मूर्ति बोलते हैं, कुछ लोग उसको पुजारी की मूर्ति बोलते हैं, और कुछ लोग उसको आद्य शिव का भी नाम दे देते हैं कि ये आद्य शिव यानी कि पहले के शिव हैं। चलिए, पशुपति शिव, तो पशुपति शिव क्या है, तो पशुपति शिव का एक मोहर मिला है। ठीक है, उस मोहर पर कुछ जानवरों का भी अंकन देखने को मिलता है, यानी कि भगवान शिव का एक स्ट्रक्चर है, उनके चारों तरफ जो है दिखाया गया है, क्या, जानवरों को दिखाया गया। हम पूरी तरीके से ये नहीं कर सकते कि वो भगवान शिव थे, बस उनके साथ उनको कंपेयर कर दिया गया, क्योंकि उसमें क्या है कि उनको जानवरों के साथ दिखाया गया है, भगवान शिव को भी जानवरों के साथ दिखाया गया है। अब दूसरी चीज यह है कि उन भगवान शिव के बगल में क्या होती है, बगल में वो त्रिशूल होती है, मगर इनके बगल में त्रिशूल वगैरह नहीं है, इनके सर पे वो मुकुट है, जानवरों का मुकुट, यानी कि दो तरह से इस तरह से सिंह निकला हुआ है। तो उसको जो है कि कुछ आकार दे दिए, वो कर दिए कि ये भगवान शिव से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये था कि भाई भगवान शिव का अगर आप इससे रिलेट कर रहे हैं, तो भाई ऐसी तो कोई चीजें तो मिल नहीं रही है। वर्तमान जो भगवान शिव का स्ट्रक्चर है वो अलग है और ये अलग है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये भगवान शिव है, तो ये कौन से शिव है, ये आद्य शिव, यानी ये पहले के शिव है, और ये बाद के शिव है, यानी पहले के शिव कुछ अलग तरीके से दिखते थे और अब के शिव कुछ अलग तरीके से दिखते थे। इस तरह से उनको जो है कंपेयर किया गया। मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति, तो मिट्टी की मूर्ति को हम क्या बोलते हैं, मृण्मयी मूर्ति, क्या बोलते हैं, मृण्मयी मूर्ति, या टेराकोटा की मूर्ति। ठीक है, टेराकोटा, चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी को मिक्स करके जो मिट्टी तैयार किया जाता है उसी को हम बोलते हैं टेराकोटा या मृण्मयी मूर्ति। ये मिट्टियां अक्सर जो है कि नदियों के आसपास के क्षेत्रों से ही मिलती है। ठीक है, अच्छा, मातृदेवी की ये तो हो गया। उसके बाद प्रत्येक घर में, यानी मोहनजोदड़ो से हम देखते हैं कि प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य भी हमको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, कुएं के साक्ष्य, यानी हर घर में एक एक कुआं उस समय हुआ करता था, ऐसा एविडेंस हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। हाँ, पिग्गट महोदय ने, यानी एक इतिहासकार है जिनका नाम है पिग्गट, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का नाम दिया। जुड़वा राजधानी नगर कौन सा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको क्या कहा, इनको जुड़वा राजधानी का नाम दिया। ठीक है, अच्छा, कुछ अहम चीजें जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए वो नहीं मैं बताया, पहले से इसको आप पता नहीं डाउनलोड किए कि नहीं, कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा 2 मिनट का लेक्चर और है, हो गया वो। चलिए देखिए, हम जो एग्जाम में एक चीज ये भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, आइए अर्थ के बारे में देख लेते हैं, अर्थ से अनर्थ न हो जाए। हाँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इसको क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। इसको
प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला भी बोलते हैं। इसको भूतों की नगरी, इसको भूतों की नगरी या प्रेतों की नगरी या प्रेतों की नगरी। इसको सिंध का बाग, सिंध का बाग, इसको नखलिस्तान, इसको नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं, फिलहाल इतने से ही आप काम चला लीजिए। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, भूतों की नगरी, प्रेतों की नगरी, सिंध का बाग और नखलिस्तान। ठीक है, तो नखलिस्तान का यूज किसके लिए किया गया है? तो वो किया गया है मोहनजोदड़ो के लिए। अच्छा, अब इसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है और कहां से यहाँ पे हमको इस बात का एविडेंस मिलता है कि आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया था। तो आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया था इसलिए कि इसी मोहनजोदड़ो से एक मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है, जिसकी सर में, जिसकी खोपड़ी में एक भाला धसा हुआ है। ठीक है, क्या धसा हुआ है? भाला। और वो भाला पत्थर का नहीं बल्कि किसका है? वो भाला जो है कि धातु यानी कि लोहे का है। और भारत के अंदर लोहे के साक्ष्य अभी तक नहीं था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस लोहे के बारे में जानकारी नहीं था, तो वो था लोहा। बाकी सारे धातुओं के बारे में इनको जानकारी था। फिर भारतीयों को लोहे के बारे में जानकारी कब हुआ था? तो भारतीयों को लोहे के बारे में जानकारी वैदिक काल में हुआ था। और वैदिक काल के भी लास्ट में, यानी वैदिक काल का टाइमिंग है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। उसको हम दो पार्ट में करते हैं, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 चलता है, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 बीसी तक चलता है। और उसी 1000 बीसी में भारत के अंदर लोहे के बारे में साक्ष्य या एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। मगर उसके पहले जो साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, हाँ, जब आर्यों का भारत में आगमन होता है तो वो मोहनजोदड़ो में एक बच्चे के सर में भाला धसा हुआ, लोहे का भाला धसा हुआ है। ठीक है, और 100 के ऊपर 100 को, हाँ, मतलब जो नरसंहार किया गया था, उन नरसंहार में मतलब लाश के ऊपर लाश को जो है लोग एकदम बिछा दिए थे, मतलब गाज दिए थे। ठीक है, तो जब खुदाई हुआ था तो लाश के ऊपर लाश के एविडेंस साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही बना दिया गया मृतकों का टीला या भूतों का टीला या प्रेतों का टीला या सिंध का बाग। ठीक है, तो ये इसके माने था। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के एक नए टॉपिक, एक नए सभ्यता को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।